Good evening, students. Welcome to the new class. Today I'll be teaching the next part of the chapter 1 of History, class 10th, The Rise of Nationalism in Europe. Well, in my previous videos मैंने आपको बताया था कि एक पूरा पिक्चर था 4 सीरीज़ का, उसमें से एक सीरीज़ का प्रिंट था। प्रिंट जो था वो पेंट किया था फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने, और ईयर था 1798 एंड इट वाज अ यूटोपियन विजन। एक विजन था किस तरीके से जो फ्रांस है वो बाकी नेशंस को हेल्प आउट कर रहा है ताकि वो भी क्या बन सके, नेशन स्टेट बन सके। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे मोनार्की एंड हो जाएगी, एबॉलिश हो जाएगी और जो राइट्स हैं वो लोगों के हाथों में आ जाएंगे। तो उसके बाद से टुडे विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो यहाँ से पहला एक मतलब एक हम लोग को दिखेगा कि यहाँ से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसने अपना काम शुरू कर दिया था। फ्रांस पूरी तरह से रिवॉल्यूशन अपने यहाँ करके 1789 में उसने अपने यहाँ मोनार्की रूल एंड कर दिया था, और अब उसके यहाँ पे लोगों के पास राइट था ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1789 में, उसमें कुछ चेंजेस आए थे। चेंजेस ये आए थे कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ट्रांसफर द पावर फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। पहले जो पावर थी वो पूरी की पूरी मोनार्की के रूल में थी। मोनार्की जो था वो पूरा हेड होता था, उसके हाथ में सारी पावर होती थी। लेकिन अब ये जो पावर है ये ट्रांसफ़र हो चुकी है मोनार्की से बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स में। अब लोगों के हाथ में पावर चली गई है एंड नाउ दे आर हैविंग द पावर टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। अब जो नेशन वाला स्टेट का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे ऑलरेडी अचीव हो चुका है। पीपल वुड कंस्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले किंग के हाथ में सब कुछ था कि वो जो चाहेगा वो फोर्सफुली लोगों से करा सकता है। लेकिन अब इवेंचुअली मोनार्की जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब लोगों के हाथ में है कि वो कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्न करते हैं, कैसे अपने नेशन को चलाते हैं, और उसके आने वाले फ्यूचर को कैसे वो किस तरीके से शेप आउट करते हैं। ये अब राइट मोनार्की के हाथ में नहीं था, बल्कि ये पूरा का पूरा किंग के हाथ में था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इवेंचुअली जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर था, पावर ट्रांसफ़र जो था वो सॉवरेनिटी या मोनार्की से चली गई थी लोगों के हाथ में। इट वेंट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। अब तक क्या था कि वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था। अभी तक लोग अलग अलग मल्टी डायनेस्टिक लेवल पे रह रहे थे, तो लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। तो अगर लोगों को आपको एक यूनिटी लानी है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म उनमें अगर इरोज करना है, अब वो करना है, तो आप में उनमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग लानी पड़ेगी। तो यहाँ पे फ्रेंच लोगों ने लोगों के बीच में, फ्रेंच आर्मीज़ ने लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए कुछ मेजर्स लिए थे, कुछ उन्होंने स्टेप्स लिए थे जिससे लोगों के बीच में वो कलेक्टिव आइडेंटिटी का क्या कर सकें, इन्वेंशन कर सकें। लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑब्टेन कर सकें ताकि उनके मन में एक नेशनलिज्म का फीलिंग अच्छे से पॉजिटिवली आ सके। क्या क्या चेंजेस थे, ये कुछ चेंजेस हैं। इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कलेक्टिव आइडेंटिटी के कौन कौन से मेजर्स थे जो फ्रेंच आर्मी ने लिए थे ताकि फ्रेंच लोगों के बीच में वो कलेक्टिव आइडेंटिटी का कंसेप्ट ला सके। तो ये इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स। नंबर 1 है द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटिजन emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। अब क्या है ला पैट्री एंड ली सिटिजन। ला पैट्री मतलब फादरलैंड, जैसे हमारी कंट्री मदरलैंड है, फ्रांस उनका फादरलैंड है, कि वो एक कंट्री को बिलोंग करते हैं एंड दे ऑल आर सिटीजन्स, वो सारे वहाँ के सिटीजन्स हैं, और सिटीजन्स होने के नाते उन सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सारे लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरह से जब एक ही कंट्री में सब बिलोंग करेंगे तो उन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में सबको राइट्स दिए जाएंगे, और वो सारे के सारे राइट्स जो होंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सब लोगों में, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं होगा। सेकेंड, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ये कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के पहले वहाँ पे एक रॉयल स्टैंडर्ड फॉलो होता था, लेकिन अब उसको रिप्लेस करके एक नया ट्राई कलर आ गया था, नया फ्रेंच फ्लैग आ गया था जो कि ट्राई कलर का था। अब लोग उसको अडॉप्ट कर रहे थे। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। पहले किंग के रूल टाइम में नेशनल असेंबली को राइट था लॉज बनाने का, लेकिन अब जो काम था
एक्टिव सिटीजन्स को इलेक्ट करने का वो एस्टेट जनरल के पास चला गया था और नेशनल असेंबली का नाम चेंज करके एस्टेट जनरल रख दिया गया था। अब जो पावर थी वो एस्टेट जनरल के पास आ गई थी। इनके पास पावर था कि ये एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी को पूरा इलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है द न्यू हिम्स वॉज कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्चेस कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। नए नए हिम्स क्रिएट किए गए। हिम्स सॉन्ग्स होते हैं जो अपने कंट्री के प्रेज में गाते हैं। ओथ्स ली गई, लोगों ने शपथ लिया और जितने भी लोग शहीद हुए थे देश के नाम पे सबको अच्छे से कमेमोरेट किया गया था। सबको अच्छे से एक रिस्पेक्टफुल वे में कमेमोरेट किया गया था, जिन्होंने अपनी जो लाइफ थी वो अपने नेशन के लिए सेक्रीफाइस कर दी थी। तो ये भी एक नया मेजर था। नेक्स्ट, a centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। एक टेरिटरी के अंदर में आपके पास एक प्रॉपर लॉ होंगे और वो लॉ जो है उस टेरिटरी में रहते हुए सारे लोगों के लिए सेम होंगे। पहले क्या था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट था। उसमें फर्स्ट सेकंड के अपने अपने प्रिविलेजेस थे, थर्ड एस्टेट एक्सप्लॉइट हो रहा था, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। लेकिन अब जो है एक प्रॉपर गवर्निंग बॉडी होगी जो रूल्स बनाएगी और वो लॉज और रूल्स जो होंगे वो सबके लिए बराबर से होंगे। वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पे भी कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। Next, internal custom duties were abolished and a uniform system of weight and measures were adopted। पहले अलग अलग जगह थी तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मेजर्स चलते थे, अलग अलग वेट्स चलते थे। तो कहीं पे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू अगर 2 रुपये है तो कहीं पे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 5 रुपये है, तो कहीं पे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 3 रुपये है। तो लोगों को ट्रेड करने बहुत मुश्किल होती थी। उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह में अगर उनको ट्रैवल करना है तो बीच में उनको कस्टम ड्यूटीज़ पे करना पड़ता था। तो अगर ज़्यादा टेरिटरीज़ आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज़ पे करने पड़ेंगे, तो आपकी कॉस्ट जो है वो उसको ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। तो आपका उस केस में बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है। आप ट्रेड चाहते हुए भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता है कि 100 रुपीज़ का आपका कोई आइटम है, आप कस्टम ड्यूटीज़ पे कर करके उसको इवेंचुअली जब अपने डेस्टिनेशन पे लेके जाओगे तो आपको 155 170 तक का पड़ेगा। तो इतना लॉस करने से अच्छा लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। तो अब इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हटा दिया गया था ताकि एक जैसा वेट, एक जैसा मेजर सब लोग उसे फॉलो करें, ताकि ट्रेड जो है वो आराम से लोग आपस में विद इन टेरिटरी और आउटसाइड द टेरिटरी कर सकें। Next, regional dialects were discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation। पहले लोग अलग अलग लैंग्वेज अपनी फॉलो करते थे। कोई फ्रेंच है, कोई जर्मन है, कोई लैंग्वेज फॉलो कर रहा है, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। लेकिन अब ये रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया था और बोला गया था क्योंकि फ्रेंच जो थी वो पेरिस में सबसे ज़्यादा और सब बोलने और सबसे ज़्यादा लिखने वाली लैंग्वेज थी, तो फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ का एक कॉमन लैंग्वेज बना गया था। अब वहाँ के लोग अपने मन से कोई भी लैंग्वेज फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि अब फ्रेंच लैंग्वेज को फॉलो करेंगे ताकि सारे लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग क्या हो सके, ऑब्टेन हो सके। तो ये कुछ मेजर्स थे जो फ्रेंच आर्मीज़ ने अडॉप्ट किए थे ताकि वो फ्रेंच लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग जनरेट कर सकें। इसमें कुछ पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट्स था कि ला पैट्री एंड ली सिटोयन का आइडिया क्रिएट किया गया था। पुराने फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड की जगह नया फ्रेंच ट्राई कलर आ गया था। उसके बाद कस्टम ड्यूटीज़ हटा दी गई थी। उसके बाद एस्टेट जनरल, अब नया नाम आ गया था नेशनल असेंबली का, और इसका राइट था कि अब ये एक बॉडी कंस्टिट्यूट करेगा जिसमें एक्टिव सिटीजन्स होंगे और वही अब सारे लॉज बनाने का काम करेंगे। उसके बाद न्यू हिम्स क्रिएट किए गए थे, ओथ ली गई थी, जितने भी लोग सेक्रीफाइस्ड हुए थे उनको कमेमोरेट किया गया था बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में। उसके बाद एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया था जिसमें एक जैसे लॉज बनेंगे जहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सारे लोग इक्वली विद इन ए टेरिटरी एक जैसे राइट्स को एंजॉय करेंगे। अब पहले फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट जैसे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, बल्कि सबको सेम पावर और सेम इक्वल राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सारे मेजर्स थे जो कि लिए गए थे ताकि लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग को जनरेट कर सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशनरीज डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम मोनार्की रूल एंड हेल्प देम टू बिकम नेशन स्टेट्स। क्योंकि
फ्रांस जो था अब तक नेशन स्टेट बन गया था। अब फ्रेंच आर्मी एक मिशन पे निकली थी कि अब हमें और कंट्रीज़ को हेल्प आउट करना है ताकि वो भी नेशन स्टेट में डेवलप हो सके। मतलब अब उनके यहाँ भी मोनार्की रूल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेटअप होगा जहाँ पे लोग अपने हिसाब से अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे। तो अब जो इनका मिशन था वो ये था कि अब ये लोग यूरोप जाएंगे, यूरोप में लोगों को हेल्प आउट करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, उनको जागरूक करेंगे ताकि वो भी अपने यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स करके, कुछ रिवोल्ट्स करके, कुछ स्टेप्स लेके अपने यहाँ पे मोनार्कियल रूल को ख़त्म करेंगे और अपने यहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप बनाएंगे जहाँ पे लोग अपने गवर्नमेंट को अपने हिसाब से चुनेंगे। मतलब जो पावर होगी वो लोगों के हाथ में होगी। तो अब ये जो मिशन है ये फ्रांस से लिबरेट होके कहाँ आ रहा है, यूरोप में आ रहा है। यहीं से नेशनलिज्म इन यूरोप की जो एक मिशन है वो पूरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सेटिंग अप ऑफ जैकोबिन क्लब्स स्टार्टेड इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप बाय स्टूडेंट्स एंड अदर मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल। फिर इसमें से जो स्टूडेंट्स थे, जो एक एजुकेटेड मास था, जिनको पता था कि हाँ ये जो चीज़ें बता रहे हैं बिल्कुल सही है, उन्होंने अपने एक क्लब्स बनाने शुरू कर दिए थे। उनका नाम जैकोबिन क्लब था। यहाँ पे बैठ के सारी पॉलिसीज़ को डिस्कस करते थे, इनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, इनको क्या करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो यहाँ पे बैठ के सारी चीज़ों को डिस्कस करते थे। तो कैसे चीज़ों को इनको इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है, इसके लिए प्रॉपर जैकोबिन क्लब का सेटअप हुआ था। और ये जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे वो बेसिकली स्टूडेंट्स थे और एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे। French armies moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s। फिर यहाँ से नेपोलियन वॉर शुरू हो जाता है। नेपोलियन एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था जो कि फ्रांस में आया था। उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेकर आया था। हालांकि उसने डेमोक्रेसी को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन जो उसने चेंजेस लाए थे, जो पुराने सिस्टम्स चल रहे थे, उसको हटा के जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे, न्यू इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ पे जो उसने एग्जिस्ट करवाई थी, उससे लोग बहुत खुश थे। और वहीं पे जो वॉर्स थे, यहाँ हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे फ्रेंच आर्मी जाके अपने वॉर्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। और इसी तरीके से फ्रेंच आर्मी जो है अब नेशनलिज्म की फीलिंग फ्रांस से लेके बाकी सारे प्लेसेस पे भी लेके जा रहे थे, ताकि इन सारी जगह पे जाके वो नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सके। अपने यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब उनका मिशन है कि वो और जगह जा जाके मोनार्कियल रूल को पूरी तरह से अबॉलिश करके पीपल्स रूल को इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये फ्रेंच आर्मी का आगे का एक आउटलाइन था कि उनको बाकी जगह पे जाके सारी चीज़ों को सिस्टमैटिकली अरेंज करनी है ताकि जो पावर है वो लोगों के हाथ में आ जाए। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। इसमें हमने पढ़ा है कि कैसे कौन कौन से मेजर्स थे जिससे कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग लोगों के में जनरेट की जाएगी। और उसके बाद नेपोलियन था, नेपोलियन ने किस तरीके से फ्रांस में जब मोनार्कियल रूल ख़त्म हो गया था तो नेपोलियन आया था। उसने वहाँ पे डेमोक्रेसी हालांकि ख़त्म कर दी थी, लेकिन उसने बहुत सारे चेंजेस लाए थे जिससे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इसीलिए इनको शुरू में हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी बोला गया था। मतलब बोला गया था कि ये एक मैसेंजर्स है हम लोग के लिए, ये हम लोग को लिबरेट करने आए हैं। बाद में इन लोग का मिक्स्ड रिएक्शन था जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में फ्रेंच आर्मीज़ का जो वेलकम हुआ था यूरोप और बाकी जगह में, वो बहुत ही वार्मली हुआ था। लोगों ने बहुत खुश होकर, बहुत एंथुसियास्टिकली उन लोगों को अपने यहाँ पे वेलकम किया था, क्योंकि उनको मालूम था कि ये लोग हमें मोनार्कियल रूल से ऊपर उठाएंगे और पावर जो होगी वो हमारे हाथ में आ जाएगी। तो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। और नेक्स्ट वीडियोज़ में अब मैं आपको फिर इसका नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर दूँगी। टिल देन टेक केयर।